अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। सबसे पहले तो इस्टेब्लिशमेंट की चाल चली गई है और इस्टेब्लिशमेंट ने जो सॉफ्टवेयर अपडेट करने की ठानी थी वो अदालती महाज पर हो, उसको करने में किसी हद तक बज़ाहिर कामयाब होती भी नजर आ रही है। दो अहम फैसले हैं जो आज काजी ने लिए हैं। एक तो 4 रुकनी बेंच, जिसको अगर हम ख्याल बेंच कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि उसमें लाइक माइंडेड जजेस को शामिल किया गया है। और आपको याद होगा कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शहजाद मलिक साहब ने जो 8 ट्राइब्यूनल्स बनाए थे, जिसका बहुत ज्यादा दर्द था पंजाब हुकूमत को भी। मरियम औरंगजेब उनकी अदालत में गई थी और जाके इस्तदा की थी कि तुम्हारी मेहरबानी हमें एक पैनल दे दे, लेकिन ट्राइब्यूनल खुद जस्टिस शहजाद मलिक साहब ने बना दिए थे। 8 ट्राइब्यूनल्स हैं। अब ये वही ट्राइब्यूनल्स हैं जो मरियम नवाज शरीफ की वजारत आला को भी खतरे में डाले हुए हैं, क्योंकि मरियम नवाज का अगेंस्ट जो महर शराफत अली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो लेके ट्राइब्यूनल में गया हुआ है और वो मांग रहे हैं फॉर्म 45। अब फॉर्म 45 कहां से लेके आएंगे? आपके पास तो पूरे फॉर्म भी नहीं, डेटा भी नहीं है। अब किसी तरह तो बचाना है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मरियम बीबी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चला गया और जस्टिस काजी फायज ईसा से जाके इस्तदा की कि हुजूर मेहरबानी करें। तो मेहरबानी हो गई है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपनी सरबराही में 4 रुकनी बेंच बना दिया और 4 जुलाई को इस पर समाअत होने जा रही है। अब ये जो बेंच है, इसमें जजेस कौन से शामिल है? जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान 4 जुलाई को बैठेंगे और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रेस्क्यू कर लेंगे। यानी मरियम नवाज भी रेस्क्यू हो जाएगी लाइकली, और उसके साथ साथ मरियम के अब्बा भी रेस्क्यू होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि 130 का हल्का भी खुलेगा। वो भी ट्राइब्यूनल के अंदर केस है और उसमें भी यकीनन यहीं से कोई ना कोई फैसला आना है। तो अगर इन ट्राइब्यूनल्स को, जो 8 ट्राइब्यूनल्स शहजाद मलिक साहब बना के गए थे, उनको कलअदम करार दे दिया जाता है, तो ये बहुत बड़ा जाहिर है डैमेज होगा। ये बहुत बड़ा डैमेज होगा पीटीआई के उन लोगों के लिए कि जो चाहते हैं कि इसका ऑडिट हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अब जाहिर है जो बड़े भाई हैं वो तो ये नहीं चाहते कि इस्टेब्लिशमेंट जो मरियम नवाज की वजारत आला है वो खतरे में पड़े या मामला वहां पे खराब हो जाए, या जो जीती हुई नशस्त है उस तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरियम के अब्बा की भी वो भी खतरे में पड़ जाए। तो रेस्क्यू करने के लिए भरपूर बंदोबस्त हो गया। ये बहुत बड़ी खबर है आज के दिन की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और दूसरी इंपॉर्टेंट खबर का ताल्लुक जुडिशल कमीशन के इजलास से है। जुडिशल कमीशन का वो इजलास जिसके अंदर 5 जजेस, जिसमें आजम नजीर तारड़ बतौर लॉ मिनिस्टर, जिसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब बतौर अटॉर्नी जनरल और अपना एक वोट रखते हैं, वो मौजूद थे। अब समझने की बात यह है कि ऐसे मौके पर जब जस्टिस शुजात अली खान साहब सीनियर मोस्ट जज थे लाहौर हाई कोर्ट के, और जाहिर है सीनियोरिटी प्रिंसिपल तो यही कहता है, वो अल जहाद ट्रस्ट केस में सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का फैसला हो या आर्टिकल 175A हो, वो तो यही कहता है कि जो सीनियर मोस्ट जज है उसको चीफ जस्टिस लगाना चाहिए। लेकिन यहां तीसरे नंबर वाली जज को पहली खातून चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लगा दिया गया है और इस तरह जनाब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम बन गई। अब सवाल पूछने का ये कि आलिया नीलम क्यों फेवरेट है? आलिया नीलम इससे पहले भी कुछ ऐसे फैसले हैं, कुछ ऐसे केसेस जिनको टेकअप कर चुकी हैं जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा, और जो लॉ फ्रेटर्निटी है वो ये जानती है कि इनका ताल्लुक आजम नजीर तारड़ ग्रुप से है। आजम नजीर तारड़ हों और ज़ाहिर है मंसूर उस्मान अवान जो अटॉर्नी जनरल है वो भी इसी ग्रुप से है, और उन दोनों ने भरपूर इस्तेहकाक इस्तेमाल किया। उधर जस्टिस काजी फायज ईसा, बावजूद इसके आपको याद होगा जिस वक्त लाहौर हाई कोर्ट से एक जूनियर जज, चौथे नंबर की जज जस्टिस आयशा मलिक को एलिवेट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उस वक्त पूरी बार काउंसिल जुडिशल कमीशन इजलास जहां हो रहा था उस कमरे के बाहर एहतजाज कर रही थी, और जस्टिस काजी फायज ईसा उस वक्त खत लिख के उमर अता बंदियाल साहब को कहते थे कि भाई ये क्या कर रहे हो, आप सीनियोरिटी प्रिंसिपल की धज्जियां उड़ा रहे हो। और आज वही जस्टिस काजी फायज ईसा जिनकी सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास था, वहां पे कंसेंसस के साथ जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लगा दिया गया है, और जस्टिस शुजात अली खान जो सीनियर जज थे अब वो जस्टिस आलिया नीलम के नीचे यानी उनके इंस्ट्रक्शंस पे काम करेंगे। तो ये एक बड़ा मामला हुआ है। यानी ना सिर्फ ये कि शहजाद मलिक जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट डटे हुए थे और तकनीक का नाश नचाए हुए थे हुकूमत को भी और मुक्तदर हल्कों को भी, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और उनकी जगह जो जज लेके आए अब वो जस्टिस आलिया नीलम है, जिनको आसानी से, यानी जिनका जो ताल्लुक है वो आजम नजीर तारड़ ग्रुप से है और बहुत हैंड्स इन हैंड्स है, बहुत क्लोज हैं आपस में। तो ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट मामलात हैं जिनका ताल्लुक अदालती फ्रंट से है, और जाहिर है जिनका ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट के सेम पेज से भी है और हुकूमत के सेम पेज से भी है। पूरा बंद बांधने की तैयारी की गई है। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट मामला है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का फैसला है, और उस फैसले के मुताबिक उन्होंने इमरान खान के बेटों की
इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दे दी है और इस हवाले से इंतज़ामिया को भी और हुकूमत को भी बंदोबस्त करने का कहा है कि इमरान खान के बेटों की मुलाकात अडियाला में जो है वो इमरान खान से कराई जाए। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट मामला है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो आज पूरे के पूरे मीडिया ने बाजमात दिखाई है। कोई ऐसा चैनल नहीं था बशमूल स्टेट टीवी, पाकिस्तान टेलीविज़न के जिन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना दिखाई हो। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसकी थी? जनाब ओन चौधरी साहब की। और ओन चौधरी साहब ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बहुत कुछ कहा है आज, और वो कहते हैं कि जहाँ-जहाँ मुल्क का मामला होगा वहाँ ओन चौधरी खड़ा होगा और वो पीटीआई को नंगा करेगा। मतलब इस तरह की बात ओन चौधरी साहब कर रहे थे। असल में वो बात कर रहे थे उस वर्किंग पेपर की जो अक़वाम मुत्तहिदा से जारी हुआ है, और उसको मिला रहे थे वो यहूदी लॉबी के साथ और पूरा यकसुई के साथ। और आपको पता है कि जब ओन चौधरी बात करेंगे तो कहाँ से करेंगे, और मैं नहीं बोलदा मेरे च मेरा यार बोलदा वाली बात है। तो वो कौन बोल रहा होगा और कौन कह रहा होगा, तो उसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हो। और फिर जब सारा मीडिया कट कर रहा होगा तो आपको अंदाज़ा है कि वो बात कहाँ से आई है और किसने सुनाई है और किसको सुनाना मकसूद है। तो ये 3 बड़ी ही इम्पोर्टेंट खबरें हैं आज ख़ास तौर पे पॉलिटिकल डोमेन के अंदर जिनका ताल्लुक। और इमरान खान साहब ने आज अडियाला में मीडिया से बात भी की है, और मीडिया से जो बात इमरान खान साहब ने की है उसको फवाद चौधरी साहब कोट कर रहे हैं, और फवाद चौधरी साहब अपनी पार्टी को बता रहे हैं कि सुन लो और जान लो कि इमरान खान, अब तो आपको क्लैरिटी आ गई होगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने आज एक बात जो बड़ी मानी खेज की वो ये है कि उनको नहीं पता कि इलेक्शन कौन जीता है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन सा नुमाइंदा है इलेक्शन जो जीता है। उन्होंने कहा कि उनको ये नहीं पता है कि टिकट्स किसको जारी किए गए। और इस हवाले से हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, वो किसी भले वक्त में उसकी डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन आपको ये बता दूं कि जो पंजाब में एक ओहदेदार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ओन अब्बास भप्पी साहब, और ओन अब्बास भप्पी के अगेंस्ट भी एक बड़ी चार्जशीट है। किन किन लोगों की शमूलियत इख्तियार कराई जा रही है, किन किन को ओहदे दिए जा रहे हैं। इमरान खान इज़ कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ इट, और उसकी जो इशारा है आज उसका सहाफ़ियों से बात करते हुए आज इमरान खान साहब ने दे दिया है। इसका मतलब ये है कि जो बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जिसमें इमरान खान साहब को की आंखों पे पट्टी बांध रखी है, यानी खुद क़यादत जो है ना वो बता नहीं रही, या उनको मालूम नहीं है। यानी अभी जो आपको शक्ल नज़र आ रही है, अगर इमरान खान बाहर होगा तो शक्ल पीटीआई की बड़ी मुख्तलिफ होगी और बहुत ही मुख्तलिफ फैसले भी होंगे। कल जो कोर कमेटी का इजलास हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें जो है वो तकरार बहुत ज़्यादा हुई पीटीआई के अंदर। उसमें शानदाना गुलजार हों या शहरियार आफरीदी हों, उनकी कोर कमेटी की रुकनीत जो है वो मुअत्तल करने का या ख़त्म करने का मुतालबा किया गया, लेकिन बाद में जो अक्सरियत है उसने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अंदर बहुत सारे ऐसे क्रैक्स हैं, डिविजन्स हैं जो बाहर आ रही हैं, जो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान के अंदर होते हुए कभी ख़त्म हो पाएगी। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।